बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम खबरें आ गई हैं और आज आपको मैं जो बातें बताने लगा हूँ वो आपको 14 तबक रोशन करेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ यकीनन। देखिए, यमन से इनखला के बाद इमारात का प्लान बी आ गया। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दिफा में खड़ा हो गया, नो क्वेश्चंस। उर्दगान सोमालिया जा पहुंचे हैं और ईरान में मुजाहरे बेकाबू हो गए हैं और रूस ने मदद भिजवा दी है। सीज फायर हमने कराया, चाइना का यह दावा आ गया और अमृतसर एयरपोर्ट पे तबाही के नए मनाजिर जारी। धुरंधर किसी के काम नहीं आई। भारत पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने पे मजबूर। 2026 अब फैसला कुन होगा। यमन के तनाजे पर पाकिस्तान खुलकर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हो गया और इस्लामाबाद में तैनात सऊदी सफीर ने कल वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक तवील मुलाकात की है, जिसके बाद वजीर आजम और सऊदी वली अहद के दरमियान तवील टेलीफोनिक टॉक भी हुई है। और ये नई पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अभी भी दो बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान चाहता है कि यह मामला किसी न किसी तरह खुश उसलूबी से निबट जाए। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान की कोशिश नतीजा खेज भी साबित होगी या नहीं। तो मुत्तहिदा अरब इमारात ने अगरचे यमन से अपनी फौजें निकालना शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया के साथ इसके ताल्लुकात में जो दराड़ पहले से मौजूद थी वो दराड़ अब मजीद गहरी हो जाएगी। और यमन से निकलने के बाद यूएई अपनी सारी तवज्जो खलीज अदन में सोमाली लैंड पर मरकूज कर लेगा। बैन अवी तौर पर अभी तक सोमाली लैंड को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि यूएई की कोशिशों के बदौलत बहुत जल्द अरिटेरिया समेत कई अफ्रीकी ममालिक सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। अब इस ऐलान के बदले यूएई इन ममालिक में न सिर्फ भारी सरमायाकारी करेगा बल्कि अस्करी इमदाद भी फराहम करेगा। और यूएई को यकीन है कि अगर वो सोमाली लैंड में कदम जमाने में कामयाब हो गया तो खलीज अदन पर इसका असर रसूख कायम हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस खेल में फायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को होगा और यूएई जो है वो इसराइल के हाथों में खेल रहा है इस वक्त। मैं ओपनली आपको कह रहा हूं, इसराइल का अगर कोई बगल बच्चा है तो वो यूएई है और यूएई उसको भरपूर ताउन दे रहा है। असल में इस खेल की पूरी बिसात भी इसराइल ने बिछाई है। वो गाजा से फलस्तीनियों को उठा के सोमाली लैंड में धकेलना चाहता है और वहां अपना फौजी अड्डा बनाना चाहता है और इसके मादनी ज़खायर पे कब्जा भी करना चाहता है। तो यूएई इसराइल का साथ देने पर न सिर्फ बज़िद है बल्कि शायद मजबूर है, क्योंकि खलीज अदन में अपने तजारती रास्तों को महफूज बनाना चाहता है। तो सोमाली लैंड इसलिए इसराइल और यूएई का साथ दे रहा है क्योंकि इसे खतरा है कहीं सोमालिया दोबारा इसके इलाके पे कब्जा ना कर ले। और इस खतरे से निपटने के लिए वो इसराइल और यूएई दोनों को अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डों की पेशकश कर रहा है और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को भी तैयार है। तो इसराइल का ये पुराना तरीका वारदात है कि दो मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के सामने खड़ा करके हमेशा बीच में से निकल जाता है। यूएई के साथ भी वो ऐसा ही करेगा। इसराइल आज तो यूएई के कंधों पर सवार होकर सोमाली लैंड में दाखिल हो रहा है, लेकिन जो ही उसने वहां अपने कदम जमा लिए, आप याद रखें सबसे पहले वो यूएई को ही बाहर निकालेगा। मुस्लिम उम्मा और अफ्रीकी ममालिक इसराइल की इस चाल को बखूबी समझ रहे हैं। तुर्की ने तो एक ऐसी शानदार सफारती चाल चली है कि नेतन्याहू की सारी स्कीम बढ़ जाएगी। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तुर्की और सोमालिया ने कल एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत तुर्क कंपनियां जो है सोमालिया में तेल और गैस की तलाश शुरू करेंगी और इस मुआहदे के बाद तुर्क बहरिया के जहाज हमेशा खलीज अदन में मौजूद रहेंगे और इस सारे अमल में तुर्की को सऊदी अरेबिया की हिमायत भी दस्तियाब रहेगी। तो सऊदी हुकाम ने कल सोमालिया की हुकूमत से रब्ता करके उनको दौरे की दावत दी है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसराइल सोमाली लैंड में बैठकर ज़्यादा पर पुरजे नहीं निकाल सकेगा और इसकी तमाम सरगर्मियों पे हमारी कड़ी नज़र रहेगी। बहरहाल ईरान से अच्छी खबरें नहीं है। ईरान में महंगाई और करेंसी की वैल्यू गिरने के खिलाफ अवामी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है और ईरान की हुकूमत को खदशा है कि यह मुआशी अबतरी मुल्क में खतरनाक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। ईरान में मौजूद इसराइली एजेंट्स इस अवामी एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने के लिए खौफनाक साजिशें कर रहे हैं। असदाबाद में एक हजूम ने कल एक मिलिट्री कैंप में घुसकर घेराव जलाओ की कोशिश भी की, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल हुकूमत कंट्रोल में है और ईरान ने कल अपने मरकजी बैंक के सरबराह को भी तब्दील कर दिया। मरकजी बैंक के नए सरबराह ने ओहदा संभालते ही अवाम को यकीन दहानी कराई कि आइंदा चंद रोज़ में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। ईरान इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है
वह अंदरूनी महाज के साथ-साथ बैरूनी महाज से भी मुश्किलात का शिकार है। अब देखिए नेतन्याहू इस वक़्त अमेरिका में मौजूद है और कल इसने नए साल की तकरीब में प्रेज़िडेंट ट्रंप के साथ यानी शिरकत की और नेतन्याहू की हालिया सरगर्मियों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि इज़राइल किसी वक़्त भी ईरान पे दोबारा हमला कर देगा। मैं आपको नेतन्याहू की ताज़ा-तरीन गुफ्तगू सुनवाता हूँ, आप देखें कि वो सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करने के लिए दावा कर रहा है कि हिज़्बुल्लाह अमरीकी मफादात पे हमला करने के लिए वेनेज़ुएला पहुँच गई है। Hezbollah and Hamas to get their guys into the United States. So Hamas and Iran's and its proxies are a threat not only to us, but to Israel, all America's allies in the Middle East, and to America itself. तो इज़राइल से निपटने के लिए दो ममालिक ने ईरान को अस्करी इमदाद पहुँचाना शुरू कर दी है और पिछले 2 रोज़ में बेलारूस से 4 जहाज़ तेहरान पहुँचे हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कई जहाज़ ईरानी एयरपोर्ट्स पे आपको लैंड करते नज़र आएंगे। भारत के लिए 2025 इंतहाई भारी साल साबित हुआ है और इस साल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो जिल्लत कमाई वो किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए साल के आखिरी दिन भारत ने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। एक तो चाइना ने दावा कर दिया कि मई में पाक भारत सीज फायर की कोशिशों से मुमकिन हुआ उसकी कोशिशों से मुमकिन हुआ। दूसरा, अमृतसर एयरबेस के नई सैटेलाइट इमेजेस जारी हुए हैं और इन तस्वीर में 7 मई से पहले के मनाजिर भी शामिल हैं, जिनमें अमृतसर एयरबेस पे तबाही के कोई आसार नहीं, जबकि 11 मई के बाद वाली तस्वीरों में एयरबेस के कई मकामात रात के ढेर बन चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अमृतसर एयरबेस की ताज़ा तरीन विजन्स जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भारतीय अवाम के लिए नए साल का तोहफा है और नए साल की आमद में मैं भी भारत को एक तोहफा देना चाहता हूं। मेरा तोहफा ये तो खास तौर पे उन भारतीयों के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर को धर्म युद्ध करार देते हैं और आज भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। Losses are a part of combat. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हेलो इंडियंस, कैसा लगा कर्नल सोफिया कुरैशी की गुफ्तगू सुनकर? हेलो मेजर, ये जिन एयर बेसिस की तबाही की इतला कर्नल सोफिया दे रही हैं, तुमने अपनी सर्विस के दौरान वो बेसिस तो देखे होंगे। मैं तुम्हें मुफ्त मशवरा दे रहा हूं कि जब कभी तुम पाकिस्तान पे बात करना चाहो तो इससे पहले कर्नल सोफिया का ये क्लिप जरूर सुन लिया करो। जुबान रवा और दिमाग ठिकाने रहेगा। और हाँ, कर्नल सोफिया की ये बातें सुनने के बाद अपनी शुगर की, डायबिटीज की दवाई लेना मत भूलना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा शुगर लेवल भी राफेल की तरह गिर जाए। हेलो अर्नाब गोस्वामी, अपने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को अपने शो में बुलाओ और पूछो इससे कि जो अमृतसर एयरबेस की तबाही के नए मनाजिर सामने आए हैं उनकी हकीकत क्या है। और तुम में अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है तो बताओ अपनी कौम को कि जो तबाहशुदा गोदाम नजर आ रहे हैं वो दरअसल एमिनेशन डंप्स थे, जिन्हें पाकिस्तानी मिसाइलों ने राख के ढेर में कन्वर्ट कर दिया। हेलो माय डार्लिंग पालशी शर्मा, बुलाओ ना अपने शो में अपने वजीर खारजा को और पूछ लो ना उससे कि तुम अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, अब खुद आगे बढ़ बढ़ कर उन्हें सलाम क्यों ठोक रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? क्यों टांगे कांप रही हैं तुम्हारी? हेलो मिस्टर मोदी और हेलो राजनाथ सिंह, न्यू एयरपोर्ट का नशा उतरा कि नहीं? अगर नहीं उतरा तो सुन लो, 2026 फैसला कौन साल होगा और इस बार कोई रहम नहीं होगा। इस बार ना तो अमेरिका तुम्हें बचाएगा और ना ही चाइना तुम्हारी मदद करेगा। तुम चारों तरफ से हमारे दरमियान घिर चुके हो और इस बार हम तुम्हें घर के अंदर घुसकर ऐसे मारेंगे कि ना तुम घर के रहोगे ना घाट के। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें
Until the next time, Allah Hafiz.